तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज से हम डेली करंट अफेयर्स देखेंगे जिसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड जितने भी रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें बिहार करंट अफेयर्स कवर होगा, इन दोनों को मैं कवर करूंगा। सो दिस वीडियो विल इंक्लूड not only national and international current affairs, but it will also include state current affairs, that is बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है चौर विकास योजना। सो वेटलैंड्स ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड फॉर बूस्टिंग फिश प्रोडक्शन इन स्टेट। चलिए देखते हैं हम ये पूरा न्यूज क्या है। सो बिहार गवर्नमेंट ने जितने भी अनयूज्ड एंड वाटरलॉग्ड वेटलैंड्स हैं, जिनको वेटलैंड्स को चौर कहा जाता है, तो इनको आइडेंटिफाई किया है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इन चॉर्स को आइडेंटिफाई किया है विच आर अनयूज्ड एंड वाटरलॉग्ड। इनको आइडेंटिफाई करके इनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू ऑर्गेनाइज्ड फिश प्रोडक्शन सेंटर्स। तो इन चॉर्स को कन्वर्ट किया जाएगा ऑर्गेनाइज्ड फिश प्रोडक्शन सेंटर्स में। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं ईस्ट चंपारण, मधुबनी, सारण, मुंगेर एंड भागलपुर। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट है और ये जो इनिशिएटिव है इट विल बी अंडरटेकन अंडर चौर विकास योजना, इसलिए ये टाइटल चौर विकास योजना, वेटलैंड्स टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अनयूज्ड एंड वाटरलॉग्ड वेटलैंड्स है उनको डेवलप किया जाएगा एज एन ऑर्गेनाइज्ड फिश प्रोडक्शन सेंटर्स। So this was the news. The proposal has received in principle approval from the Chief Secretary of Bihar। और इसमें इसके मेजर कंपोनेंट्स की बात की जाए, इसमें क्या क्या डेवलप किया जाएगा, तो तिलापिया फिश फार्मिंग इसमें डेवलप किया जाएगा, जायंट फ्रेश वाटर प्रॉन्स का फार्मिंग इसमें होगा, केज फिश कल्चर जो कि मुंगेर में किया जाएगा, ये याद रखिएगा, केज फिश कल्चर जो कि मुंगेर में होगा। देन फिश हैचरीज खोले जाएंगे, फिश प्रोसेसिंग फैसिलिटीज खोले जाएंगे एंड साइंटिफिक यूज ऑफ वाटर लॉग लैंड्स इसका एक कंपोनेंट है। तो और एक और इसमें प्रोजेक्ट है, सीवान के लिए अलग से 195 करोड़ अलॉकेट किए गए हैं फॉर वेटलैंड एरिया डेवलपमेंट। इसका एरिया है लगभग 650 हेक्टेयर्स और इसमें ब्लॉक्स जो कवर किए गए हैं उसका नाम है गोरैल कोठी, भगवानपुर हाट एंड संतपुर। तो सीवान में ये 3 ब्लॉक्स कवर किए गए हैं फॉर वेटलैंड एरिया डेवलपमेंट। यहाँ पे हैचरीज बनाए जाएंगे, फिश हैचरीज, साइंटिफिक एक्वाकल्चर किया जाएगा, यहाँ पे फिश प्रोसेसिंग एंड प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म किया जाएगा। यहाँ पे अगर बिहार में फिशिंग प्रोफाइल की, बिहार के फिशरीज के प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेटली 10.28 लाख मेट्रिक टन हर साल यहाँ पे फिश प्रोड्यूस होता है। सबसे ज्यादा फिश प्रोड्यूस करता है बिहार में मधुबनी, इज द लीडिंग फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। और इन द न्यूज आर्टिकल इट इज मेंशन दैट ईस्ट चंपारण एंड भागलपुर मधुबनी को फॉलो करता है, मतलब मधुबनी के ईस्ट चंपारण एंड भागलपुर इज द लीडिंग फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा अगर इनलैंड फिश प्रोडक्शन इन इंडिया की बात की जाए तो बिहार का रैंक है 4th। तो ये याद रखिएगा, ये फैक्ट याद रखिएगा। इनलैंड फिश प्रोडक्शन अगर नेशन वाइड की बात की जाए तो बिहार का रैंक है 4th। तो ये था पूरा न्यूज। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू बिहार चौर विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द स्कीम एम्स टू डेवलप वाटरलॉग्ड वेटलैंड्स फॉर साइंटिफिक फिश फार्मिंग। जी बिल्कुल। केज फिश कल्चर हैज बीन प्रपोज्ड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही। मधुबनी इज द लीडिंग फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड द सिवान प्रोजेक्ट विल कवर 650 हेक्टेयर्स अक्रॉस गोरैया कोठी, भगवानपुर हाट एंड बसंतपुर ब्लॉक्स। जैसा कि हमने देखा सिवान का प्रोजेक्ट, तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट इज कानपुर और आगरा के तर्ज पे मुजफ्फरपुर लेदर हब बनेगा, मतलब जस्ट लाइक कानपुर एंड आगरा, मुजफ्फरपुर को डेवलप किया जाएगा एज अ लेदर हब। लेदर हब मुजफ्फरपुर को डेवलप किया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर लेदर हब
2 लेदर पार्क्स जिसका एरिया होगा 85 एकर्स। चलिए ये पूरा न्यूज क्या है हम देख लेते हैं। जो बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो डेवलप कर रहा है मुजफ्फरपुर में मेजर लेदर प्रोडक्शन हब। ये दो कानपुर एंड आगरा के तर्ज पे इसको मुजफ्फरपुर को डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पे 2 लेदर पार्क्स को डेवलप किया जाएगा। पहला है महावाल एंड द सेकंड वन इज बेला। तो इन दो एरियाज को डेवलप किया जाएगा एज अ लेदर पार्क। महावाल एंड बेला जो कि दोनों मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अगर टोटल एरिया की बात की जाए तो 85 एकर्स में डेवलप करेगा ये पूरा प्रोजेक्ट। महावाल लेदर पार्क विल बी ऑफ 62 एकर्स एंड बेला लेदर पार्क 23 एकड़ का होगा। एक्सपेक्टेड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे 12,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जिसमें से बेला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड महावाल कंस्ट्रक्शन अंडरवे में, मतलब अभी काम स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे लेदर बैग्स, पर्सेस, जैकेट्स, बेल्ट, टू स्लीपर्स मतलब चप्पल, चमड़ा का चप्पल एंड अदर लेदर बेस्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। उसके अलावा ये इसके लिए रिटेल आउटलेट्स 38 डिस्ट्रिक्ट्स में खोले जाएंगे और ये सिर्फ प्रोड्यूस होके बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। इसको इंडिया में असम में, वेस्ट बंगाल और मेघालय एंड नागालैंड में सप्लाई किया जाएगा और इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा टू नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। तो इन 3 देशों को यहाँ एक्सपोर्ट किया जाएगा मुजफ्फरपुर का लेदर प्रोडक्ट्स। नेपाल, भूटान एंड म्यांमार ये 3 देशों में और इंडिया में असम में, वेस्ट बंगाल, मेघालय और नागालैंड को सप्लाई जाएगा फ्रॉम दीज लेदर पार्क्स। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the proposed Muzaffarpur leather hub, consider the following statements. 2 leather parks are being developed at Mahawal and Bela. This is correct. The combined area of the 2 parks is 85 acres. This is also correct. The project is expected to generate employment for around 12,000 people. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Retail outlets for leather products are proposed only in मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, नहीं पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट में इसके आउटलेट्स बनाए जाएंगे। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स और इसको इंटरनेशनली भी सप्लाई किया जाएगा। सो ऑल द 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 4th इज नॉट, so 1, 2 and 3। नेक्स्ट इज बिहार हेरिटेज एंड टेम्पल सर्किट डेवलपमेंट प्लान के रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स है। बिहार में विरासतों के विकास की कार्य योजना शीघ्र बनेगी, मतलब जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं बिहार में उनको डेवलप किया जाएगा। बोध गया महाबोधि परिसर के समीप से सर्वेक्षण होगा, तो यहां से सर्वे स्टार्ट होगा। चलिए पूरा न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो द बिहार गवर्नमेंट प्लान्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। बिहार गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाने जा रही है फॉर साइंटिफिक सर्वे, कंजर्वेशन, excavation and integrated development of major archaeological, religious and natural heritage sites। बिहार के जितने भी मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, रिलीजियस साइट्स हैं और नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं उनका कॉम्प्रिहेंसिव उनको डेवलप किया जाएगा, उनका साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा, उनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा, उनको एक्सकवेट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है, मैं एग्जांपल की बात करूं तो केसरिया स्तूप, केसरिया स्तूप है विच इज इन ईस्ट चंपारण। इसका अभी एक मतलब छोटा सा पार्ट ही एक्सकवेट किया गया है, इसका प्रॉपर एक्सकवेशन अभी तक हुआ नहीं है। सो इट नीड्स प्रॉपर एक्सकवेशन, तभी इसको फुल फ्लेजेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ये डेवलप होगा। सो इसी के लिए बिहार के जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, रिलीजियस साइट्स है या नेचुरल हेरिटेज साइट है उनके प्रॉपर कंजर्वेशन, एक्सकवेशन एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए मुहिम स्टार्ट की है बिहार गवर्नमेंट ने। एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान डेवलप किया है। अगर महाबोधि टेम्पल की बात की जाए विच इज इन बोध गया, वहां पे साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा। साइंटिफिक सर्वे विल बी कंडक्टेड अराउंड द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स लिडार टेक्नोलॉजी की यूज से, विच इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके लिए कोई भी एक्सकवेशन की जरूरत नहीं है, मतलब खोदना नहीं पड़ेगा। विद दिस टेक्नोलॉजी
एंड ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है, मतलब आपको एक्सकवेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी खोदना नहीं पड़ेगा, ऊपर से ही ये सब चीज मैप कर देता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के नीचे क्या क्या है। तो जो लिडार टेक्नोलॉजी है, जी जीपीआर ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार्स है, उसके यूज से महाबोधि टेम्पल्स को का सर्वे किया जाएगा। तो दीज नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजीज कैन आइडेंटिफाई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स विदाउट एक्सटेंसिव एक्सकवेशन। तो खोदे बिना, एक्सकवेशन के बिना उसके नीचे क्या क्या स्ट्रक्चर्स है वो पता किए जा सकते हैं। तो महाबोधि टेम्पल पे ये सर्वे होगा। देन केसरिया स्तूप की मैंने बात की, ओनली अ पार्ट ऑफ केसरिया स्तूप हैज बीन एक्सकवेटेड सो फार, कुछ ही पार्ट को एक्सकवेट किया गया है। द गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड साइंटिफिक एक्सकवेशन ऑफ इट्स रिमेनिंग पोर्शन। बाकी उसको अगर फुल फ्लेजेड डेस्टिनेशन बनाना है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है या हेरिटेज साइट बनाना है, तो उसका प्रॉपर एक्सकवेशन की जरूरत है। तो गवर्नमेंट हैज directed scientific excavation of its remaining portions. Proper excavation, documentation, and conservation may reveal new information about Bihar's Buddhist heritage. Then मुंडेश्वरी टेम्पल जो कैमूर में है, उनका भी डिटेल सर्वे होगा। देन जो तिलहर कुंड एंड करकटगंज है जो कैमूर में है, उनको भी डेवलप किया जाएगा। द गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप तिलहर कुंड, करकटगढ़ एंड नियर बाय नेचुरल एंड प्री हिस्टोरिक साइट एज एन इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन की तरह इनको डेवलप किया जाएगा। द रीजन में बी डेवलप एज अ हेरिटेज एंड इको टूरिज्म सर्किट एंड सुटेबल साइट्स में बी कंसिडर्ड अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फ्रेमवर्क इन फ्यूचर। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए तैयार किया जाएगा इस साइट को। देन सुल्तानगंज एंड मंदार पर्वत, इनको भी स्पेशल एम्फेसिस मिला है। स्पेशल एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड ऑन कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इंटीग्रेटेड कल्चरल एंड रिलीजियस टूरिज्म एंड इंप्रूवमेंट ऑफ टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप किए जाएंगे। मतलब ओवरऑल जितने भी जगह है इनको एज अ टूरिस्ट हब एंड हेरिटेज साइट, एज एन हेरिटेज साइट डेवलप किया जाएगा। और इसमें लिडार टेक्नोलॉजी की को यूज किया जाएगा, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार्स का यूज किया जाएगा और साइंटिफिक एक्सकवेशन यूज किया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनका नाम है के मोहम्मद, जो कि बहुत बड़े जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इनकी मदद ले रही है बिहार सरकार। तो दिस वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्ट। इनका बहुत बड़ा रोल रहा था राम मंदिर के एक्सकवेशन में। तो with reference to the Bihar's question है, with reference to Bihar's proposed temple and heritage circuit development plan, consider the following statements. LIDAR and ground penetrating radar survey are proposed around the Mahabodhi temple complex, जैसा कि हमने देखा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Scientific excavation of remaining unexcavated portion of केसरिया स्तूप has been proposed, ये भी बिल्कुल सही है। Tilharkund and Karkatgarh are proposed to be developed as part of heritage and ecotourism circuit. This is also correct. Ground penetrating radar survey have been specifically proposed at Sultanganj and Mandar. ये गलत है। So 1, 2 and 3. तो अगर सुल्तानगंज एंड मंदार की बात की जाए, they are identified for conservation and integrated development, but no specific ground penetrating radar survey have been announced for them. So this was the news. Next is NPCIL ने रिकॉर्ड बनाया है, which is National Power Nuclear Power Corporation of India Limited, Nuclear Power Corporation of India. इन्होंने जब से अपना काम कमेंस किया है इन द ईयर सितंबर ऑफ ईयर 1987, तब से लेके अभी तक इन्होंने 1000 बिलियन यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर, मतलब क्लीन एनर्जी जनरेट कर लिया है। तो NPCIL जनरेट्स ओवर 1000 बिलियन यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। चलिए पूरा न्यूज क्या है हम देख लेते हैं। सो द NPCIL नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अचीव्ड अ major milestone by cumulatively generating more than 1000 billion units, मतलब 1000 billion kilowatt hour। 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। इतना इन्होंने जनरेट कर लिया अभी तक ऑफ क्लीन एनर्जी। तो
The achievement highlights nuclear energy contribution to India's clean, reliable and low carbon electricity supply. इंडिया का टारगेट है to generate 100 gigawatts of nuclear energy by 20। तो ये हमारा टारगेट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, एनपीसीआईएल की बात की जाए, तो एनपीसीआईएल ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था इन द सितंबर इन द ईयर 1987 के सितंबर में। अगर प्रिसाइज बात की जाए तो 17 सितंबर इट स्टार्ट वर्किंग। और उस समय इन्होंने 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स स्टार्ट किए थे इसके अंदर काम करना। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये क्या है? इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एनपीसीआईएल इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये एक पीएससी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, कमिश्निंग एंड ऑपरेशनल ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जितने हैं उनको ऑपरेट करती है ये। तो अगर की अचीवमेंट्स की बात की जाए तो एनपीसीआईएल माइलस्टोन मोर देन 1000 बिलियन यूनिट्स विच इज 1 ट्रिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अभी तक इससे जनरेट हो चुका है। मतलब अगर एमिशन अवॉइडेड की बात की जाए, कितना एमिशन हमने अवॉइड किया है विद द यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर, तो इट इज 860 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मतलब बराबर हमने एमिशन को अवॉइड किया है। लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर कैपेसिटी टारगेट है हमारा 100 गीगावाट बाय 2047 और नेट जीरो टारगेट है हमारा 2070 तक। So this was the news. Question है, with reference to the nuclear power corporation of India Limited, consider the following statements. NPCIL has cumulatively generated more than 1000 billion units of nuclear electricity. This is correct. This generation is estimated to have avoided over 860 million tons of CO2 equivalent. This is also correct. The government of India aims to achieve 100 gigawatt of nuclear power capacity by 2047. This is also correct. And NPCIL function under the administrative control of Ministry of Power. This is wrong. Ministry of Atomic Energy. Department of Atomic Energy. So 1, 2 and 3 are correct. NPCIL operates under the Department of Atomic Energy and not Ministry of Power. So विक्रम साराभाई मेडल के रिगार्डिंग ये न्यूज है। तो किन्हें मिला है ये विक्रम साराभाई मेडल? ये मिला है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। तो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने 2026 का विक्रम साराभाई मेडल 2026 हासिल किया है। शी इज बीन अवॉर्डेड विद विक्रम साराभाई मेडल 2026। तो इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी हैं बेंगलुरु, became the first Indian woman scientist to receive the फॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल। इनको मिला है। फॉस्पर स्टैंड्स फॉर कमिटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च। तो फॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल मिला है किन्हें? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। She received the 2026 medal during the 46th Cosper Scientific Assembly in Florence, Italy. ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? ये फ्लोरेंस इटली में ऑर्गेनाइज हुआ था। अगर अवार्ड की बात की जाए तो कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 इससे देती कौन है? इसे देती है इसरो, मतलब जॉइंट कोलैबोरेशन है इसरो एंड इंटरनेशनल साइंटिफिक काउंसिल। ये इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड इसरो के द्वारा प्रोवाइड किया गया है ये अवार्ड है। अगर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम के बारे में बात किया जाए तो सी इज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेशलाइजेज इन स्टेलर फिजिक्स, जो स्टार्स को स्टडी करती हैं। मेजर रिसर्च एरिया स्टार क्लस्टर्स, नियर बाय गैलेक्सी, स्टेलर एवोल्यूशन एंड एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। He also holds additional charge of director of the Center for
नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। CENS की भी ये एडिशनल डायरेक्टर है। अगर इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सी मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ऑन बोर्ड एस्ट्रोसैट। जो एस्ट्रोसैट पे जो अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है उनके कैलिब्रेशन में इन्होंने हेल्प किया है, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। एस्ट्रोसैट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015 एंड is India's first dedicated space-based astronomical observatory. तो इसके जो अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है इनके कैलिब्रेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन 30-मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। जो 30-मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है उसमें भी ये इन्वॉल्व रही हैं। अगर विक्रम साराभाई मेडल की बात की जाए तो द मेडल इज जॉइंटली अवॉर्डेड बाय कॉस्पर विच इज कमिटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च, जो काम करती है अंदर इंटरनेशनल Scientific Council and ISRO. So COSPER is affiliated with International Scientific Council and works with UN through UN Scopus के अंदर काम करता है ये। अगर इससे पहले बात की जाए तो शी इज फोर्थ इंडियन। इससे पहले UR राव 1996 में मिला था, गुरबख्श सिंह लखीना 2014 में इनको मिला था एंड अनिल भारद्वाज 2024 में अवार्ड किया गया था इन्हें विक्रम साराभाई मेडल। एंड शी इज द फोर्थ एंड फर्स्ट इंडियन वुमन। एंड ओवरऑल ग्लोबली अगर बात की जाए तो शी इज थर्ड वुमन, फर्स्ट इन इंडिया एंड थर्ड इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द विक्रम साराभाई मेडल, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, अवार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉस्पर एंड इसरो। वेन्यू कहाँ है? फ्लोरेंस इटली, ये भी याद रखिएगा। इनका ये किस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है? तो एस्ट्रोसैट के UVIT जो टेलीस्कोप है उसके कैलिब्रेशन में इनका रोल था। एंड दूसरा इनका प्रोजेक्ट एसोसिएटेड है वो है 30-मीटर टेलीस्कोप TMT प्रोजेक्ट। So this was the news. Question is, with reference to the COSPER Vikram Sarabhai Medal 2026, consider the following statements. Annapurni Subramaniam became the first Indian woman to receive the medal, first Indian woman and third globally. The medal is jointly awarded by COSPER and ISRO. This is also correct, जो कि International Scientific Council और UN के अंदर काम करता है। She received the award during the 46th COSPER Scientific Assembly in Florence, Italy. This is also the correct statement. And she was the first Indian scientist ever to receive this medal. No, she is the fourth. So 1, 2 and 3. नेक्स्ट इज भारत को 101st रामसर साइट मिल चुका है। ये कहाँ है? ये ग्लॉ लेक है जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो दिस इज द फर्स्ट वेटलैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ग्लॉ लेक। तो इंडिया गेट्स 101st रामसर साइट एज अरुणाचल प्रदेश ग्लॉ लेक जॉइंस एलीट ग्लोबल लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स। सो प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स में ग्लॉ लेक शामिल हो चुका है। चलिए पूरा न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो ग्लॉ लेक इन अरुणाचल हैज बीन डिजाइन्ड एज इंडिया designated as India's 101st Ramsar site, making it the first wetland from Arunachal Pradesh. So अरुणाचल प्रदेश का ये पहला वेटलैंड है और इंडिया का 101st। अगर 100 की बात की जाए तो चुरहताल विच इज जयप्रकाश बर्ड सेंचुरी। ये कहा था? ये था आपका चुरहताल था बलिया यूपी में। एंड ऑन द 5th of June वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन इसको डेजिग्नेट किया गया था एज 100 रामसर साइट। और आज के दिन विच इज मतलब कल के दिन ग्लॉ लेक को डेजिग्नेट किया गया है एज ए रामसर साइट, जो कि भारत का 101वां रामसर साइट है। अगर की फैक्ट की बात की जाए तो वेटलैंड का नाम है ग्लॉ लेक, लोकेशन लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। प्रोटेक्टेड एरिया की बात की जाए तो ये पड़ता है आपका कामलांग टाइगर रिजर्व के अंदर। एंड जो कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर ये पड़ता है। इकोलॉजिकल रीजन की बात की जाए तो ईस्टर्न हिमालयाज एंड इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, याद रखिएगा, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। नेशनल डिस्टिंक्शन इंडिया 101st रामसर साइट। स्टेट डिस्टिंक्शन अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट है। अगर ग्लॉ लेक की बात की जाए तो ग्लॉ लेक इज अ प्रिस्टीन फ्रेश वाटर लेक located within the Kamlang Tiger Reserve and Wildlife Sanctuary. The lake lies in the biodiversity rich eastern Himalayas and is fed by perennial mountain streams से ये fed होता है ये lake।
द लेक एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 82 हेक्टेयर्स और कामलांग टाइगर रिजर्व फॉर्म्स द कैचमेंट एरिया। तो कामलांग टाइगर रिजर्व इसका कैचमेंट एरिया फॉर्म करता है और कामलांग लैंग एंड लाती रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो मतलब जो इसको फीड करती है वो लोहित रिवर की ट्रिब्यूटरीज है जो इसको फीड करती है। कौन कौन? कामलांग, लांग एंड लाती रिवर्स। द लेक एंड द कैचमेंट सपोर्ट्स 150 ट्रीज। वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये जितने भी इकोलॉजी है उनको सपोर्ट करता है। सपोर्ट क्या करता है? ये थ्राइव करते हैं यहाँ पे इस रीजन में। So, the lake has a catchment area support more than 150 tree species, around 49 orchid species, diverse birds के लिए wetlands बहुत important होते हैं, mammals, reptiles and aquatic organisms. So it also has cultural significance because यहाँ की जो मिशमी कम्युनिटी है, ये याद रखिएगा, जो मिशमी कम्युनिटी है उस इस लेक को सेक्रेड मतलब पवित्र मानती है, मिशिमी कम्युनिटी। ये याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दिस वाज द न्यूज। तो क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द ग्लॉ लेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट स्टेटमेंट। इट बिकेम इंडियाज 101st रामसर साइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दिस फैक्ट इज ऑल्सो करेक्ट। और इट इज सिचुएटेड विद इन द कामलांग टाइगर रिजर्व लैंडस्केप, ये भी सही है। और इसके अलावा मिशिमी कम्युनिटी, ये भी याद रखिएगा, इसको सेक्रेड मानती है। सो 1, 2, 3 एंड 4, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सूबे में पहली बार तैयार हुआ मछलियों का बीज बैंक तो कहाँ तैयार हुआ? ये तैयार हुआ है सीतामढ़ी में। सो बिहार फर्स्ट फिश ब्रूड बैंक एस्टैब्लिश्ड इन सीतामढ़ी। चलिए, क्या है ये पूरा न्यूज? तो बिहार फर्स्ट ब्रूड बैंक जो यूज आता है फॉर जनरेटिंग फिश सीड। जो ब्रूड है ये मैच्योर फिश होते हैं जिससे फिश सीड जनरेट कर सकते हैं हम, हेल्दी फिश सीड। सो इससे पहले बिहार में ये फिश ब्रूड बैंक नहीं था, जिसके कारण हमें अदर स्टेट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, अदर स्टेट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। तो बिहार फर्स्ट फिश ब्रूड बैंक, ऑल्सो डिस्क्राइब एज अ फिश सीड बैंक, इसको फिश सीड बैंक भी कहा जाता है, हैज बीन कंप्लीटेड एट पखड़ी इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द फैसिलिटी विल प्रोड्यूस साइंटिफिकली डेवलप ब्रूड फिश एंड सप्लाई क्वालिटी फिश सीड। जैसा कि मैंने बताया, जो ब्रूड फिश होता है वो मैच्योर फिश होता है, जिससे क्वालिटी फिश सीड आप जनरेट कर सकते हैं। टू हैचरी, जो मछली पालन जितने लोग करते हैं उनको यहाँ से सप्लाई जा सकती है। टू हैचरी ऑपरेटर्स क्रॉस द स्टेट्स। अगर डिटेल की बात की जाए तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 10.92 करोड़, जो कि 40 एकड़ में फैला गया है। और दिस इज अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर ये प्रोजेक्ट चलेगा। फाउंडेशन स्टोन अगर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 की प्राइम मिनिस्टर की प्रोजेक्ट है। एंड इस प्रोजेक्ट की बात की जाए बिहार के फर्स्ट ब्रूड बैंक की, तो ये 8 अगस्त को इनॉग्रेट होगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी, फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के अंदर काम करेगा। फिश ब्रूड बैंक है क्या? तो मैंने बताया, फिश ब्रूड बैंक इज अ स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी वेयर मैच्योर एंड हाई क्वालिटी पेरेंट फिश, इसी को ब्रूड्स कहते हैं, ब्रूडर्स, हाई क्वालिटी पेरेंट फिश, जिसको यूज करके फिश सीड प्रोड्यूस किया जाता है। तो these brood fish are used for breeding to produce healthy fish eggs, spawn, fry genetically improved fish seed and disease free seed, मतलब बीमारी रहित फिश सीड इससे प्रोड्यूस होगा फॉर हैचरीज एंड फिश फार्मर्स। जो भी मछली पालक है उनके लिए यहाँ से अब मुहैया कराया जाएगा फिश सीड। दिस वाज द न्यूज। अगर सिग्निफिकेंस, इसके सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन, ब्रूड बैंक, हैचरीज, फिश सीड, फिश फार्मर्स एंड फिश प्रोडक्शन, एंड इट कैन इंक्रीज क्वालिटी फिश सीड, फिश प्रोडक्टिविटी, फार्मर इनकम, हैचरी एम्प्लॉयमेंट एंड बिहार ब्लू इकोनॉमी। और इसके अलावा अदर स्टेट्स पे जो डिपेंडेंसी है हमारी वो भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से क्वालिटी ब्रूड फिश एट अफोर्डेबल रेट आपको मिलेगा।
Question is, with reference to the Bihar's first fish brood bank, consider the following statements. It has been established at Bakri in Sitamarhi district, bilkul sahi. It has been developed under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, bilkul sahi statement hai. The project covers nearly 40 acres and costs 10.92 crore, ye bhi correct statement hai. And its main purpose is to process and export marine fish. तो नहीं, यहाँ पे फिश सीड जनरेट होगा, ना कि एक्सपोर्ट होगा. So 1, 2 and 3. So this was the news. Next is environment. Next is news about environment performance index. भारत ने environment performance index में 176 रैंक हासिल किया है. तो ये क्या है पूरा न्यूज देखते हैं. तो द environment performance index ये क्या है? इट इज अ बाइनियल, मतलब 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट रिलीज होता है. असेसमेंट ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस टुवर्ड्स एनवायरमेंटल पॉलिसी टारगेट्स. कौन सा देश एनवायरमेंट की तरफ कैसा काम कर रहा है, वो पॉलिसीज कैसे बना रहा है, उसके रिगार्डिंग ये एक परफॉर्मेंस इंडेक्स है. इट वाज प्रिपेयर्ड बाय रिसर्चर्स एसोसिएटेड विद ये येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी एंड द सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड अर्थ सिस्टम इंफॉर्मेशन एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड येल सेंटर फॉर जियोस्पेशियल सॉल्यूशन के द्वारा पब्लिश किया ये इंडेक्स है. तो ये याद रखिएगा, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, the Center for Integrated Earth System Information at Columbia University and Yale Center for Geospatial Solution. ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस इंडेक्स को प्रिपेयर करती है. इट इवेलुएट्स 177 कंट्रीज. हमारा रैंक 176 है आउट ऑफ 177, जिसमें 47 इंडिकेटर्स हैं जो कि 12 इशू कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. और जो 3 ब्रॉड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से इन्वायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटैलिटी एंड क्लाइमेट चेंज. तो इन 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स पे जज किया जाता है. तो चलिए देखते हैं इंडिया का परफॉर्मेंस. अगर ग्लोबली बात की जाए तो इस्टोनिया को रैंक 1 मिला है, रैंक 2 लग्जमबर्ग एंड रैंक 3 इज यूनाइटेड किंगडम. लोएस्ट रैंकिंग की बात की जाए तो बांग्लादेश को 175वां रैंक, भारत को 176वां रैंक एंड लाओस को 177. तो लाओस इज लास्ट, इंडिया इज सेकंड लास्ट एंड बांग्लादेश इज थर्ड लास्ट. और टॉपर इज एस्टोनिया, लग्जमबर्ग एंड यूनाइटेड किंगडम. इंडिया के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ओवरऑल स्कोर मिला है इंडिया को 22.46, 176 आउट ऑफ 177 कंट्रीज. इंडिया रैंक 8 आउट ऑफ, मतलब 8 जो एशियन साउथ एशियन कंट्रीज है उसमें भारत का रैंक 8th, बिलो बांग्लादेश, मालदीव्स, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड भूटान. सो बिहार सबसे लास्ट रैंक कर रहा है इन साउथ एशियन कंट्रीज के अमंग. और इंडिया 10-year चेंज अंडर 2026 मेथोडोलॉजी वाज प्लस 7.47 पॉइंट्स. अगर जो मेजर इंडिकेटर्स है, मेजर 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है, उनके भारत का क्या परफॉर्मेंस है उसकी बात की जाए तो इन्वायरमेंटल रैंक में रैंक 174 भारत को मिला है. इकोसिस्टम वाइटैलिटी में रैंक 171 एंड क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग भारत का परफॉर्मेंस है 130. So this was the news. With reference to the Environment Performance Index EPI 2026, consider the following statement. It assessed 177 countries using 47 indicators and 12 issue categories. Correct statement. Estonia secured the first rank in the index. ये भी सही statement है. India ranked 176th with a score of 22.46. This is also correct. इंडिया रैंक अबव बांग्लादेश, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है. बांग्लादेश 175 है, इंडिया 176 एंड लास्ट वन इज लाओस. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट इज आईआईटी पटना ने हाइब्रिड मैग्नेटो रियोमीटर को डेवलप किया है फॉर एमआर फ्लूइड्स. तो क्या है ये न्यूज? आईआईटी पटना हाइब्रिड मैग्नेटो रियोमीटर फॉर एमआर फ्लूइड. तो आईआईटी पटना के साइंटिस्ट ने एक हाइब्रिड मैग्नेटो रियोमीटर फॉर स्टडिंग डेवलप किया है फॉर स्टडिंग मैग्नेटो फ्लूइड्स. सो मैग्नेटो रियोमीटर क्या करता है? ये मैग्नेटो रियो जो फ्लूइड्स है उनको स्टडी करने में काम आता है.
तो MR फ्लूइड कंटेन्स मैग्नेटिकली रिस्पॉन्सिव पार्टिकल। MR जो फ्लूइड्स होते हैं वो जो भी MR जो फ्लूइड्स हैं उनमें मैग्नेटिक रिस्पॉन्सिव पार्टिकल्स है, मतलब मैग्नेट्स की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं और इनका विस्कोसिटी बढ़ जाता है जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है। सो दिस इज MR fluid. The device can test combined compression and shear and measure the rheological and biological properties. The work was supported by the Department of Science and Technology. So, मैग्नेटोरियोमीटर जो स्टडी करेगा MR फ्लूइड्स को, तो इसको डेवलप किया गया है IIT पटना के द्वारा। सो दिस वाज द न्यूज। द हाइब्रिड मैग्नेटोरियोमीटर डिजाइन टू स्टडी नैनो आयरन बेस्ड मैग्नेटो फ्लूइड्स, जो MR फ्लूइड्स है, under combined compression and shear condition was developed by options are IIT कानपुर, IIT पटना, IIT खड़गपुर एंड IIT गुवाहाटी। तो करेक्ट आंसर होगा IIT पटना। तो याद रखिएगा, मैग्नेटो रियोमीटर किसने डेवलप किया है? IIT पटना ने डेवलप किया है। दिस न्यूज इज रिगार्डिंग जस्टिस MS लिब्रहान, जिनका डिमाइस हुआ है। ये क्यों जाने जाते हैं? ये जाने जाते थे बाबरी मस्जिद इंक्वायरी कमेटी बैठाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसके हेड थे ये। तो इनका डिमाइस हो चुका है। चलिए इनका देख लेते हैं पूरा कंटेक्स्ट क्या है इस न्यूज का। जस्टिस मनोहर सिंह लिब्रहान, who headed the commission of inquiry into the demolition of Babri Masjid on 6 December 1992, passed away in Chandigarh at the age of 87. इनके अंदर लिब्रहान कमीशन बनाया गया था of inquiry of Babri Masjid was constituted to investigate the circumstances leading to the demolition and identity responsibility। तो लिब्रहान कमेटी बनाया गया था टू स्टडी बाबरी मस्जिद। तो यही इस न्यूज का रेलेवेंस है। तो अगर MS लिब्रहान की बात की जाए, तो he was born on 11th November 1938, began legal practice in the year 1962 and shifted to Punjab and Haryana High Court in 1964, appointed judge of Punjab and Haryana High Court on 11 February 1987 and became Chief Justice of Madras High Court in 1997 and Chief Justice of Andhra High Court in December 1998 और रिटायर्ड, इनको रिटायर किए हो गया 2000 में। अगर लिब्रहान कमीशन की बात की जाए तो अपॉइंटेड बाय PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन 3 months, मतलब इनको 3 मंथ दिया गया था बाय PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द्वारा, बट इन्होंने 17 साल लिए इस इंक्वायरी रिपोर्ट को तैयार करने में। इन्होंने बाबरी मस्जिद डेमोलिशन को स्टडी किया, जिसका डेमोलिशन डेट है 6 दिसंबर 1992 और इस कमीशन के हेड थे MS लिब्रहान। This was all about the news. With reference to the Libraham Commission of Inquiry, consider the following statement. It was constituted to investigate the demolition of Babri Masjid on 6 December 1992. Sahi statement. It was appointed by the PV Narasimha Rao government. This is also correct. The commission submitted its report in 2009 after functioning for nearly 17 years. 3 महीने का टाइम मिला था और 17 साल लगाए इन्होंने रिपोर्ट बनाने में। Its finding automatically amounted to criminal convictions against the person named in the report. This is wrong. So 1, 2 and 3. So this was the news. So thank you. और अब से बिहार के अलावा मैं सारे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को भी कवर करूंगा। तो थैंक यू।